नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कई निवेशक ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका फंड अच्छा नहीं कर रहा है, आपको लगता होगा कि क्या ये सही समय है फंड से एग्जिट लेने का। लेकिन कैसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फंड के एग्जिट के टाइम पे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं और जब जानते हैं कि कब फंड से निकलना सही कब नहीं। हमारे साथ हैं मनी फंड के सीईओ मोहित गांग और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड ऑफ वेस्ट जोन विकास पुरी। बहुत स्वागत करते हैं आपका मोहित और विकास हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आजकल ये चर्चा बहुत तेज है, जिस तरीके से बाजार में उथल पुथल चल रही है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि फंड में तो हमारा रिटर्न ही नहीं आ रहा है, हमें करना क्या चाहिए। और यही एक ऐसा टाइम होता है जब थोड़ा हड़बड़ाहट में घबरा कर जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने फंड से एग्जिट कर बैठते हैं या फिर रिडीम कर लेते हैं यूनिट्स को। तो ज़रा समझना ज़रूरी है कि सही स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। अगर आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी रखनी ही है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, पर किन कंडीशंस और किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्जिट स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सबसे पहले मोहित जरा ये समझाइए, जो फंड का प्रदर्शन होता है, यूजुअली हम जो फंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा आधारित होता है, जो कि हम अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं लेकिन समझना ज़रूरी है। जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, फंड का जो प्रदर्शन होता है वो कुछ हद तक दो बड़े पहलुओं पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा तो ये है कि मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के हालात बने हुए हैं वैश्विक रूप में, आपके देश में किस तरह का माहौल है। राइट, तो उसके अंदर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट की चाल कैसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट क्या है, यूएस फेड क्या कर रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वर्ल्ड में डिमांड सप्लाई सिनेरियो क्या है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये बहुत हद तक किसी भी फंड को कह लीजिए या फिर किसी भी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होता है तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय बाजार भी प्रभावित होगा ही होगा। राइट, तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिस पर आपका मेरा किसी का भी कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। और ये वो फैक्टर्स होते हैं जो अचानक से आते हैं, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से होते हैं। तो जियोपॉलिटिकली क्या होगा कल स्वाति, ये कहना बहुत मुश्किल होता है, पर इसमें बहुत हद तक मार्केट की चाल जो होती है वो निर्भर करती है। फिर दूसरे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके और हमारे मैं कहूंगा कंट्रोल में तो नहीं है, बट हम उन्हें अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, जो कि काफी हद तक हम थोड़ा सा अगर अच्छे से सोच समझ कर निर्णय करें तो इनको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं कि हम जिस फंड्स में डाल रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन फंड्स की स्ट्रैटेजीज क्या हैं, इनके फंड मैनेजर्स कौन से हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने घिरते हुए मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन दिया है, उन्होंने मार्केट साइकिल्स को किस तरह से परखा है, देखा है और उसमें उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, जो फंड है उसका एयूएम कितना है, उसके एक्सपेंस रेशियोज कितने हैं, उसके जो परफॉर्मेंस है वो बेंचमार्क के अगेंस्ट में, पीयर ग्रुप के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। राइट, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम रोज डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम सही समय पर अगर पूरी जानकारी के साथ में काम करें तो हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं और हम वो भी देख सकते हैं कि कहाँ से हमें निकलना है और कहाँ पर बदलाव जरूरी है। तो जो पहला फैक्टर था जिसमें सरकारी पॉलिसियां, वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, ये सब वो बहुत हद तक कंट्रोल में नहीं होता, अचानक से आता है। पर ये जो दूसरा पहलू है इसे हम ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और समय रहते इस पर हम एक्शन भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे फैक्टर्स फंड के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। सिर्फ बाजार की चाल ही नहीं है जिससे कि आपका फंड शायद खराब परफॉर्मेंस कर रहा हो, इसलिए हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब ज़रा अलग अलग टाइम अवधि में, होराइजन में ज़रा समझते हैं कि अगर आपका फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी समझना ज़रूरी है विकास। जैसे अभी का भी मौका है, पिछले एक आध महीने में हमने देखा है कुछ समय में बाजार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है।
ऐसे में कई जो निवेशक है उनके पोर्टफोलियो शायद नेगेटिव में चले गए हैं, फंड्स की एनएवी डाउन हो गई है, रिटर्न अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा हो रहा है। अगर फंड में नुकसान हो एक शॉर्ट टर्म की अवधि में, तो उस टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी क्या रहे और किन फैक्टर्स को सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है? धन्यवाद स्वाति अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो मोहित भाई। देखिए स्वाति, मोहित भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि मल्टी फैक्टर्स होते हैं किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को लेके। अब जैसे आपने बोला कि अभी रिसेंट टाइम्स में मार्केट उतना अच्छा नहीं कर रहा है और फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निवेशकों को यह देखना भी जरूरी है कि पिछले 3 से 4 साल उन लोगों ने एक बुल रन का एंजॉय किया है, अपने पोर्टफोलियोज को बढ़ते हुए देखा है। और कैपिटल मार्केट्स कभी भी स्टैटिक नहीं होती है या लीनियर नहीं होती है कि ये जिंदगी भर ऊपर ही चलती रहेंगी। सेकेंडली स्वाति, अगर आप देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, या यूएस की इलेक्शंस पहली बार हुई है, या यूएस इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करते हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम का इवेंट नहीं था। अगर हम 40, 50, 60 सालों का इतिहास देखेंगे, ये रिपीट होती रहती हैं। चेहरे बदल जाते हैं या इवेंट्स किसी दूसरे तरीके की होती कि पहले कोई दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, अब दूसरे कोई दो देशों में युद्ध हो रहा है। हमारा कहने का पर्पज ये है कि ये मार्केट के जो ड्राइवर्स होते हैं, चाहे वो अपसाइड के हों या नेगेटिव साइड के हों, ये आते रहते हैं और बाजार इनसे निकल भी जाता है बाहर। अब यदि आप थोड़े से 1-1.5 महीने की जो गिरावट हुई है, और पिछले 3 साल की अगर आप एक सेकुलर बुल रन को देख लें, 3 या 4 साल का, उसके बीच में एक छोटी गिरावट है, तो उससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो जाए तो बात अलग है। तो फंडामेंटली स्ट्रक्चरल डैमेज में इस बात से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी पॉलिसी बना दी गवर्नमेंट ने जिससे कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, उन कंपनीज के बिजनेस बहुत बड़े तरीके से इंपैक्ट हो गए, और आप किसी उस सेक्टर या उस थीम में इन्वेस्टेड है, तो आप एग्जिट करिए। फिर उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में बैठे रहिए वहां पे, क्योंकि आपने एक टेक्टिकल कॉल लिया है, वो कॉल गलत गया, किसी भी कारण से आप निकल जाइए। लेकिन जो पोर्टफोलियो आपका ऑल वेदर फंड्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल चुके हैं पहले भी, ऐसे फंड्स में तो बिल्कुल भी निकलने की जरूरत नहीं है। और इस जो जो ये अभी फॉल हो रहा है, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज जिन रीजंस जिन कारणों से ये हो रहा है, ये कारण पहले भी आए और ये कारण आके निकल गए, उसी तरीके से ये बाजार भी संभल और सुधर जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में स्वाति मैं यही बोलूंगा कि कोई भी किसी भी तरह का एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना अनटिल अनलेस किसी को इमरजेंसी पड़ गई पैसे की, या उनके गोल अप्रोच कर रहे हैं। अब यदि किसी का गोल आ रहा है और उसके गोल के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है, तो आप बिल्कुल एग्जिट करिए। लेकिन ना पैसे की जरूरत है, ना आपका गोल आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि बाजार गिर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट का तो बिल्कुल भी हम सजेशन नहीं देंगे, बल्कि बने रहिए और यदि हो सके तो इस फॉल में थोड़ा सा टॉप अप करिए ताकि इस फॉल का बेनिफिट उठाया जा सके। बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म की जो आपके बाजार की उथल पुथल होती है, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। इसलिए जैसा विकास जी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो निवेश लक्ष्य है वो लंबी अवधि का है। ऐसे बाजार के कई साइकिल आते जाते रहेंगे आपके इस निवेश के सफर में। अब मैं मोहित जरा थोड़ा कुछ आंकड़ों के जरिए आपसे समझना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने में, क्योंकि हमने बात की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की बात की या करेक्शन की बात की, कौन से ऐसे फंड स्कीम या सेक्टर्स रहे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ब्रंट पड़ा है, जिन पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं करेक्शन की मार पड़ी है? जी स्वाति, तो देखिए जैसा कि विकास भाई ने भी बताया कि मार्केट में ये सब साइकिल कोई पहली बार नहीं आई है, और ये अमूमन आप देखेंगे कि जितने भी लंबी अवधि के निवेशक हैं उन्होंने इस तरह की काफी साइकिल्स मार्केट में पहले भी देखी हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा पहले रखना चाहूंगा कि पिछले 44 साल की हिस्ट्री में, जो कि सेंसेक्स की हिस्ट्री है, सिर्फ 4 ही साल ऐसे हुए हैं स्वाति जबकि हमने 10% से कम की गिरावट देखी है किसी भी कैलेंडर ईयर में, राइट। तो आप मान के चलिए 44 साल में मार्केट के इतिहास में हमने ऐसे देखे हैं जहां पर 10 या 10 से अधिक प्रतिशत की गिरावट मार्केट ने अपने पीक लेवल से देखी है। तो ऐसा कोई भी साल नहीं गया मार्केट में जबकि मार्केट इस तरह का करेक्शन या वोलेटिलिटी आपको नहीं दिखाता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो सकता है इससे घबरा जाए, पर जो भी अच्छा लॉन्ग टर्म मैच्योर्ड इन्वेस्टर होगा वो कभी भी इस गिरावट को एक मौके के रूप में ही देखेगा। जहां तक बात रही कि इस जो पिछली 1 से 3 महीने की गिरावट है उसमें हमने सबसे ज्यादा असर कहाँ देखा है, तो ये जो गिरावट आई है स्वाति, ये सबसे ज्यादा एफआईआई आउटफ्लो के कारण आई है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का एफआईआई आउटफ्लो देखा है मार्केट ने 1 से 1.5 महीने के बीच में, जो कि बहुत बड़ा एक लेवल है। पर
मार्केट फिर भी इतना नहीं गिरा, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग आपने काफी हद तक इस लेवल पर भी देखी है। कुछ सेक्टर्स जो स्पेशली बहुत ज्यादा जिनकी पिटाई हुई, मैं कहना चाहूंगा, वो है एक तो ऑटो सेक्टर। यहाँ पर आपने करीब 12.5 से 13% की गिरावट देखी है। कंजम्पशन फंड्स जो हैं, कंजम्पशन रिलेटेड थीम, क्योंकि काफी हद तक एक रिजल्ट्स जो है वो बहुत खराब आए हैं, और काफी हद तक जो कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज हैं, जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनके नतीजे बहुत ज्यादा खराब आए हैं, और वहां पर थोड़ी सी डिमांड को लेकर भी, रूरल भारत की जो डिमांड है उसको लेकर भी चिंता बनी हुई है। तो वहां पर कुछ 9 से 10% की गिरावट आई है। एनर्जी, पीएसयू, ये सारे जो क्षेत्र थे जो कि बहुत भाग चुके थे, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, ये सारे जो क्षेत्र थे, यहाँ पर करीब आप मानिए 8 से 7% की गिरावट देखने को मिली है। जो भी थीमेटिक कैटेगरीज थी मार्केट में, जो थीमेटिक फंड्स थे, अब काफी अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ पर भी 7 से 8% की गिरावट आई है। और अगर मैं हेडलाइन इंडाइसेस की बात करूं, तो निफ्टी जो है, निफ्टी 50 यहाँ पर कुछ 6.5%, निफ्टी 100 भी कुछ 7%, और निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर इंडाइस है, वहां पर भी करीब 7.5% की गिरावट हमने देखी है पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में। तो अच्छी गिरावट मार्केट ने देख ली है। ये सिर्फ इंडाइस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि जो इंडिविजुअल फंड्स हो या कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, वहां पर और भी ज्यादा करेक्शन देखा हो निवेशकों ने। बिल्कुल। तो ये एक महीने की गिरावट के कुछ आंकड़े हैं जो बताए, और ये क्योंकि एक महीना एक जो साइकिल है, जिसको हम कह सकते हैं मार्केट साइकिल है, उसमें गिरावट देखी गई है। ज़रूरी नहीं कि अगली बार अगला जो मार्केट का दौर या अगली रैली जो आएगी उसके बाद के करेक्शन में कुछ ऐसे ही आंकड़े हमें मिले। तो वैसे भी थीमेटिक, या अगर जितने भी हम ऑटो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, या तो स्पेसिफिकली ऑटो स्टॉक्स या फिर फंड्स हो गए, या फिर ऐसे फंड जो कि ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं, उनमें निवेश करते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपने करेक्शन देखी हो, वहाँ पर आपने नेगेटिव रिटर्न देखा हो। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने ऐसा फिनोमिनन शायद आप अपने पोर्टफोलियो में देख पा रहे होंगे। आपने विकास एक बात की कि यूजुअली जब आप लक्ष्य के थोड़ा करीब पहुंचते हैं तब आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब जो लोग माने जिनके अभी गोल्स रियलाइज हो रहे होंगे, अब बाजार में तो गिरावट भी है, अब हो सकता है कि जितना वो लक्ष्य लेकर बैठे हों, जितना उनकी कमाई की जो अपेक्षा हो उतनी कमाई नहीं हो रही होगी, तो उनको करना क्या चाहिए? क्योंकि ऐसे गोल भी होते हैं जिनको आप बढ़ा भी सकते हैं। हो सकता है कि किसी की पढ़ाई का गोल हो, वो शायद उतना आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन कोई ऐसा गोल जिसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, थोड़े अपने लक्ष्य को और आगे एक्सटेंड कर लें, और जब मार्केट थोड़ा सा ठीक हो तब पैसे निकालने की सोचें? क्या रहेगी ये लक्ष्य के हिसाब से स्ट्रैटेजी? जी स्वाति, स्वाति देखिए, अगर हम 2 या 3 बड़े लक्ष्य बोले, जैसे एक बच्चों की पढ़ाई की जैसे आपने बात की, तो हम उसको तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। यदि आप हायर स्टडीज के लिए, अगर बच्चों के लिए एक एजुकेशन कॉर्पस क्रिएट किया है, तो अगर उसकी जरूरत है, तो ये इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आप लगभग आपके लक्ष्य आने से 5 से 6 महीने से पहले तैयारी कर लीजिए। बिकॉज अभी आप अगर 1-1.5 महीने का गिरावट देख लें, अगर इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, उससे पहले जिस तरीके से सेकुलर बुल रन चल रहा था और मार्केट में अच्छी रिटर्न बन रही थी, मान लीजिए किसी का गोल आ भी गया, तो लोग वेट करते थे कि ठीक है, मैं और 1 महीना वेट कर लेता हूँ, और 1 महीना। तो मान लीजिए अगर कोई 5 या 6 महीने में गोल आ रहा है, तो लोग एग्जिट नहीं कर रहे थे। लोग ये बोलते थे कि ठीक है, हम क्या करते हैं, जब अपना गोल आने वाला होगा उसके, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत हाई है। आपका T+1 में आपके आर्बिट्राज या लिक्विड फंड्स आपके रिडीम हो जाते हैं, इक्विटी फंड्स जो है T+2 में हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि फंड्स तो हमारा क्लिक ऑफ बटन पे है, हम जब 3 दिन या 4 दिन में चाहे पैसा निकाल लें। लेकिन वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा लालच या ग्रीड नहीं करना चाहिए जब आपके गोल की बारी आती है। अब आप ये बहुत प्रैक्टिकली अगर हमने देखा हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका गोल अप्रोच कर रहा था शायद नवंबर में या अक्टूबर एंड में, और उनके पास अच्छा ऑप्शन था कि वो जुलाई अगस्त में एग्जिट कर सकते हैं, और वहां से निकल के वो अल्ट्रा शॉर्ट या आर्बिट्राज काइंड ऑफ फंड्स में बैठ जाते हैं, और वहां से फिर वो अपना पैसा विड्रॉ करते हैं 2 दिन या 4 दिन पहले। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अब वो अटक गए। अब जहां पे जरूरत है पैसे की, अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए फीस देना है, ऐसी सिचुएशन आए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आइडिया यही होना चाहिए कि आप 5 से 6 महीने पहले, बिकॉज बच्चों का भी अगर आप देखेंगे 4-5 महीने लगते हैं उनको अपना कॉलेज सिलेक्ट करने में या पूरा प्लान आउट करने में। सिमिलरली रिटायरमेंट वाला एक जो स्टेज होता है, उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। यदि आप रिटायर होने की कगार पे है, तो लास्ट 1-1.5 साल से ही तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कि आप बहुत एग्रेसिव फंड्स में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, वहां से धीरे धीरे एग्जिट करिए। और यदि आप बाजार से निकलना नहीं चाहते तो आप बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड काइंड ऑफ कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इक्विटी का भी एक्सपोजर बना रहेगा और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी।
तो तैयारी तो कुछ केसेस में 1-1.5 साल से ही होनी चाहिए, बट कम से कम 5 से 6 महीने पहले ही आप तैयारी कर लीजिए। बिकॉज एन मौके पे यदि बाजार तेजी से गिर गया तो आपका पूरा जो प्लान है, उसका जो गोल है, वो हैम्पर हो सकता है। कुछ गोल मैं ये मान सकता हूँ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के गोल हैं, जहां पे बाजार खराब हो गया और आप एग्जिट नहीं, अपना एक्सटेंड करना चाहते हैं, कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, एक फॉरेन ट्रैवल करने की इच्छा थी, 5 से 10 लाख रुपए चाहिए थे, उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं, बाजार खराब हुआ, ठीक है, 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के बाद हम उसको कर लेंगे। या एक लग्जरी कार खरीदनी थी या कार को अपग्रेड करना था, कुछ इस तरीके के गोल्स हैं जिसमें आपको समय की कोई ऐसा वो नहीं है, वहां पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हो या रिटायरमेंट से रिलेटेड हो, वहां पे बेहतर यही है कि आप अपने रिटायरमेंट, अपने जो गोल है, गोल अचीव होने से 5-6 महीने पहले या एक साल पहले, फिर ये मत देखिए कि बाजार कितना भाग रहा है, आप अपने गोल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर, रीबैलेंस और अलाइन कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से स्ट्रैटेजी को सेट कर सकते हैं जब आपको ये लग रहा है कि फंड से निकलना ही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जरा समझना जरूरी है, जब भी आप फंड से निकलते हैं एक एग्जिट लोड लगता है, कब किन केसेस में एग्जिट लोड लगता है, किन केसेस में एग्जिट लोड नहीं लगता है, किन गलतियों से बचें आप जब भी आपको रिडेम्पशन या रिडीम करना है अपने फंड को, इस पर भी चर्चा रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। फंड से निकलना कब सही कब नहीं, इस पर रहने वाली है आज हमारी खास चर्चा, जिस पर हम बात कर रहे हैं। मोहित गांग और विकासपुरी हमारे साथ हैं। मोहित सर, अब ये बताइए, शॉर्ट टर्म में तो हमने समझ लिया कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का आपके निवेश सफर पर ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए अगर आप एक लंबी रेस का निवेश कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका जो निवेश है लॉन्ग टर्म का है और लंबी अवधि से आप किसी फंड में हैं, तब भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा और बस इसी एंटिसिपेशन में आप उस फंड में बने रहे कि अभी उठेगा, अब उठेगा या अब सही करेगा, तो यहां पर आप क्या गलती कर रहे हैं? कब आपको उस फंड से निकल जाना चाहिए, कितना वेट करें? स्वाति, देखिए, हर भरोसे की एक सीमा होती है और मैं यही कहना चाहूंगा कि लंबी अवधि सभी निवेशकों को अपने हिसाब से तय करनी होगी, डिसाइड करनी होगी। बट हाँ, अगर निवेश के लिहाज से देखें तो 3 साल से 5 साल का एक ऐसा दायरा है, मैं बोलूंगा 3 साल पर आपको थोड़ा सा कठोर रुख अपनाना होगा अगर एक फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क के कंपैरिजन में और पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में, दोनों ही। राइट, अगर आप 3 साल की अवधि में भी कभी भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या आपको एक्टिव फंड में रहना भी चाहिए या फिर आप सीधा बेंचमार्क ही क्यों ना खरीदें, यानी पैसिव स्ट्रेटेजी क्यों ना अपना लें। राइट, तो 3 से 5 साल के बीच में या सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस हो गई। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि फंड का ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाए या फिर फंड मैनेजमेंट की स्टाइल चेंज हो जाए। देखिए, काफी बार क्या होता है कि फंड मैनेजर्स बीच में चेंज हो जाते हैं। राइट, कोई किसी फंड मैनेजर ने जॉब चेंज किया, कोई नया फंड मैनेजर आ गया, तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है एज लॉन्ग एज कि हमको पता है कि फंड हाउस का किस तरह का रुख रहता है, किस तरह से वो निवेश करते हैं, उनकी ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्या है। बट काफी बार बहुत सीनियर लेवल पे जब एग्जिट होते हैं और जो नए फंड मैनेजर आते हैं, उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत अलग होता है। राइट, तो अब जैसे प्रशांत जैन थे एचडीएफसी के, उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड था, वो डीप वैल्यू फंड मैनेजर थे। बट जरूरी नहीं है कि उनके बाद जो फंड मैनेजर आए वो उसी स्टाइल से, उसी तरीके से निवेश करे। हो सकता है वो मोमेंटम स्टाइल के फंड मैनेजर हैं, हो सकता है वो क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं या ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी जो निवेश की स्ट्रेटेजी वजह थी, वो वजह अब चेंज हो गई है बिकॉज की फंड मैनेजमेंट की स्टाइल चेंज हो गई है या उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए हैं या फंड का जो फंडामेंटल स्वरूप था वो चेंज हो गया है, तब भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको फंड से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके गोल से अलाइन नहीं करेगा या फिर आपके एसेट एलोकेशन से अलाइन नहीं करेगा। राइट, फिर कुछ छोटे रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि फंड ने कुछ कॉन्सेंट्रेशन फंड का चेंज हो गया है, जो फंड आपका फ्लेक्सी कैप था वो पूरा फ्लेक्सी कैप नहीं होके पूरा लार्ज कैप के जैसे चलने लग गया है, या फिर आपको लगे कि फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर फंड का एयूएम अगर बहुत ज्यादा सडनली गिरता है, तब भी एक रेड सिग्नल हो सकता है कि यहाँ पर शायद कुछ गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा निवेशक एग्जिट ले रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है। तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने पड़े और यहाँ पर भी आपको अपनी एग्जिट की स्ट्रेटेजी फॉर्म अप करनी पड़ेगी या फिर एग्जिट लेना ही पड़ेगा। तो मेरे लिहाज से एक मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो हर साल उसे अपना पोर्टफोलियो तो रिव्यू और रीबैलेंस करना ही चाहिए, साथ साथ में 3 साल पर एक कड़ी नजर से देखना चाहिए कि क्या 3 साल के पूरी अवधि में जो भी उसने पोर्टफोलियो होल्ड किया है निवेशक ने, क्या वो
सही मायने पे वो प्रदर्शन दे पाया है, जिसके लिए हमने वो स्कीम्स को अपना हार्ड अर्न्ड पैसा दिया था। तो यहाँ पर एक हार्ड कॉल की आवश्यकता होती है सभी निवेशक को। बिल्कुल। और मुझे एक बात बताइए विकास कि किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एग्जिट लोड की हमने बात की, क्योंकि हर एक फंड से निकलने का कुछ एग्जिट लोड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो परसेंटेज आपके निवेश से कटता है। कितना एग्जिट लोड कब लगता है, कब नहीं लगता है, और गलतियां कौन सी है जो फंड से निकलते टाइम यूजुअली कर लेते हैं लोग? देखिए स्वाति, जनरली हम अगर इक्विटी फंड्स की बात करते हैं तो एक जनरल ऑल अक्रॉस द बोर्ड है कि 1% का एग्जिट लोड होता है। यदि किसी ने अभी निवेश किया है तो उनको 1 साल तक पैसा रखेंगे तो उसके बाद उनको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो यदि 1 साल के ऊपर हो गया तो एग्जिट लोड तो बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, यदि किसी ने अभी निवेश किया 2 महीने में ही उनको लग रहा है कि हम निकल जाना चाहते हैं, तो रफली 1% का एग्जिट लोड है जो म्यूचुअल फंड्स लेवी करते हैं सभी इन्वेस्टर्स के ऊपर। हाउएवर देखिए, गलती क्या होती है कि यदि जैसा हमने बात किया कि मार्केट की गिरावट है, पैनिक आ गया और हम एकदम अपना एग्जिट कर दें, ये गलत अप्रोच है। एसआईपीज चल रही है, तुरंत एसआईपीज बंद कर दी और निकल गए, ये गलत अप्रोच है। क्योंकि हम जनरली क्या बोलते हैं कि हम मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग करने, जब सेल लगी होती है, चीजें सस्ती होती हैं, आपको अच्छे स्टॉक से अच्छे म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं, एनएवीज डाउन है, आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, तो ये अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का। बल्कि जिन लोगों से मिस हो गया बाजार, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पार्टिसिपेट करने के लिए आइए। तो एग्जिट इन पैनिक इज अ मिस्टेक, एसआईपी बंद करना एक मिस्टेक होगा। और रादर हम जैसा बोल रहे हैं कि आप टॉपअप करिए, और लॉन्ग टर्म होराइजन यदि आपका है 1-2 साल 3 साल का होराइजन है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें टॉपअप करते रहिए। ये जो पैनिक में इन्वेस्टमेंट्स को बंद करना और निकल जाना, क्योंकि देखिए स्वाति, एंड ऑफ द डे ह्यूमन बिहेवियर है। यदि किसी को मार्केट में थोड़े से फॉल में पैनिक आ रहा है, वो बाजार थोड़ा सा चल जाएगा तब भी वो एग्जिट कर देंगे, वो भी एक मिस्टेक है। क्योंकि बाजार ने अगर 4 साल का रन अप दिया, तो ऐसे निवेशक होंगे जो कोविड के बाद जब बुल रन स्टार्ट हुआ 1 या 1.5 साल में ही निकल गए, फिर उनको मौका ही नहीं लगा एंटर करने का। तो चढ़ते बाजार में भी एग्जिट कर देना, एक जब आपका गोल अप्रोच नहीं कर रहा है और आपने वैसे ही एग्जिट कर दिया, वो भी गलत है। आप गिरते बाजार में पैनिक होके निकल रहे हैं, वो भी गलत है। अब बाजार 3 तरह के परिस्थितियां देगा आपको, या चढ़ेगा बाजार ऊपर, या नीचे गिरेगा, या स्टैटिक रहेगा एक लंबे समय के लिए, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। और जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, उनको लगेगा 6 महीने से पोर्टफोलियो कहीं मूव नहीं किया, चलो हम निकलते हैं इस फंड से, दूसरे में चले जाते हैं। फिर अचानक से लगता है ये फंड तो अब चलने लग गया, जिसमें अब हमने एग्जिट किया वो चल रहा है, जिसमें एंट्री की वो नहीं चल रहा है अभी। तो ये पैनिक जो है और जो ह्यूमन बिहेवियर है, तो जैसा आपने विकास बताया, पैनिक नहीं करना है बाजार में, और छोटी अवधि में तो ये टाइम करेक्शन जो होता है वो बाजार की नियति होती है, वो एक छोटे छोटे करेक्शन से डरना नहीं है। और ये इसके बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो म्यूचुअल फंड ही है। बाजार के गिरावट में भी लगातार निरंतर वहाँ पर निवेश आता जा रहा है। बस आपको इस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है और लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से, लंबी अवधि के हिसाब से निवेश को बिल्कुल सटीक रखना है। तो बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मोहित और विकास, हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।